हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को कवर करेंगे। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इसके पहले ऑलरेडी हमने जो है प्रैक्टिस सेट नंबर आपको जो है 8 तक आपको कवर करा दिया। अगर अपने क्लास को नहीं देखा तो सारा क्लास आपको जो है प्ले लिस्ट में मैंने अरेंज कर दिया है और साथ ही वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक डाला हुआ है प्ले लिस्ट का, तो जाकर के आप लोग डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए पीडीएफ फाइल अगर आपको चाहिए, पीडीएफ फाइल को लेकर कुछ छात्र कमेंट करते हैं तो आप सभी लोगों को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ही आपको टेलीग्राम का आपको लिंक आपको प्रोवाइड किया गया है। इसके पहले कुछ आपका एरर था जिसके कारण से नए कैंडिडेट जुड़ नहीं पा रहे थे, तो टेलीग्राम आपका जो अपडेट कर दिया गया, तो आप सभी लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाए। टेलीग्राम पर इसका सारा पीडीएफ आपको अवेलेबल आपको करा दिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आपको देखिए 1 नंबर में पूछा रहा है कि हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सभी में आपको अटेम्प्ट लेना है ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्ट करे। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर आपको क्या क्या पूछा जा रहा है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा जो पूछा रहा है कि हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे हिंदी भाषा में टोटल आपका जो है 35 आपका व्यंजन है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है एक करेक्ट हो जाएगा। अगर हम लोग दोनों को अगर ऐड कर दे तो टोटल आपका यहाँ पर 52 आपका हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन है, व्यंजन के बारे में पूछा रहा था। राइट आंसर यहाँ पर आपका ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि हिंदी साहित्यकार का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसको माना जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि हिंदी साहित्य का सबसे जो प्रसिद्ध उपन्यासकार माना जाता है ये मुंशी प्रेमचंद्र को माना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे तो का उच्चारण स्थान क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। कभी भी अगर इस प्रकार से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाता है उच्चारण स्थान से रिलेटेड, तो आप सभी लोगों को याद रखना है। जैसे तो का उच्चारण स्थान पूछा जा रहा है, 2-3 बार आप इसको रीड करेंगे और साथ ही आपको ये आपको ध्यान में रखना है कि उच्चारण कहाँ से हो रहा है। तो आप 2-3 बार अगर तो आप बोलेंगे तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि ये दंत से आपका हो रहा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा जा रहा है वृद्धि का विलोम शब्द क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताइए आप लोग राइट आंसर आपका क्या होगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे इसका जो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वृद्धि का मतलब होता है अधिक होना और क्षय मतलब होता है कम होना। तो राइट आंसर जो हो जाएगा डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। वृद्धि के विलोम शब्द क्या होगा, तो आपका यहाँ पर क्षय होना हो जाएगा। और हिंदी के सेशन से आपको लगभग अगर देखा जाए तो हर एक बार जितनी भी आपका प्रीवियस पेपर कंडक्ट हुआ था, मैंने जो एनालिसिस आपको कराया हुआ है, हर एक में आप देख पाएंगे कि 10 से लगभग 12 क्वेश्चन आपका पूछा आता है। तो काफ़ी अच्छा खासा आपका वेटेज भी रहता है हिंदी का। तो आप सभी लोगों को जोरदार तरीके से इस पर जो प्रैक्टिस आपका होना चाहिए, तभी आप जो है बेहतर आपका परफॉर्मेंस जो है हिंदी के सेशन पर आपका जो है हो पाएगा। तो अगला देखिए पूछा रहा है कि संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले आप लोग ये जान लें कि हिंदी में कोई अगर शब्द है और वो अगर हिंदी में अगर कोई शब्द अगर आपका संस्कृत में है, वही अगर आपका हिंदी में अगर आकर के अगर उसका रूप बदल जाता है तो ये आपके तद्भव के अंतर्गत रहेगा। और जो शब्द आपका संस्कृत में जिस रूप में आपका प्रयोग होता है वही अगर आपका हिंदी में सेम टू सेम अगर आपका प्रयोग होता है तो ये आपके जो है तत्सम के अंतर्गत रखे जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए क्या यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं ये क्या कहलाते थे, आपका तत्सम के अंतर्गत रहेगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे आप सभी लोग। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे अधिकरण कारक के चिन्ह यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर, तो अपादान से हुआ यानी कि आपके अपादान से चला जाएगा। तो कहा जा रहा है कि अधिकरण कारक के लिए चिन्ह क्या होता है, ये आपको पर पूछा रहे थे। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर, तो अधिकरण में पर आपका जा रहा है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग अधिकरण पर क्या चला जाएगा, तो आपका मे पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा आ रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि भरपेट में किस प्रकार का समास है, ये आपको हमारा पूछा आ रहा है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि भरपेट में जो है ये आपका अवयवी भाव समास के अंतर्गत आपका आ जाएगा, क्योंकि इसको अवयव क्या जाता है, भर अलग हो जाएगा और पेट आपका अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर देखें तो अवयवी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहे कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों याद रखेंगे कि पूछा रहा है कि कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो कवि का जो स्त्रीलिंग रूप होता है ये आपका कवियत्री हो जाएगा। साथ ही आपका स्पेलिंग इसका ध्यान में रखना है कि कवियत्री जो लिखा जाता है ये किस प्रकार से आपका लिखा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि शैशव शब्द से बना संज्ञा शब्द कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। शैशव शब्द से बना संज्ञा शब्द क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये आपका यहाँ पर भाववाचक हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि पढ़ना का क्रियाभेद किस प्रकार से, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो देखिए जिस भी क्या होता है कि सेंटेंस से आपको ये पता चले कि काम हो रहा है तो इसे हम लोग कर्मवाच्य कृतवाच्य के नाम से जानेंगे, और जहाँ पर यानी सकर्मक क्रिया के नाम से जानेंगे जहाँ पर काम हो रहा है।
और वही अगर कहीं पर अगर काम का बोध आपको पता नहीं चल रहा है तो वो आपके अकर्मक के अंतर्गत आपका रखा जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है। और ये आपको संस्कृत में भी आपको पढ़ना लाता है। टेंथ में अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आपको संस्कृत में भी जो है अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया जो है पढ़ाए जाते हैं। तो बताइए यहाँ पर आप लोग कि पढ़ना किस प्रकार का क्रिया है, ये आपको पूछा रहा है। तो पढ़ना भी एक प्रकार के काम के अंतर्गत रखा जाता है और ये आपका यहाँ पर हो जाएगा सकर्मक क्रिया। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर देखिए आगे पूछा रहे पयोधी का समानार्थी शब्द कौन सा निम्नलिखित में से दिया गया है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो पयोधी का जो समानार्थी शब्द हो जाएगा ये आपका समुद्र हो जाएगा। समुद्र का ही आपका समानार्थी शब्द यानी पर्यायवाची शब्द जो होता है ये आपका पयोधी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहे कहा जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द राइट। यहाँ पर आपको दिया गया कि होमोफोन, तो यहाँ पर आपको बताना है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द राइट होमोफोन। और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि द डैश ऑफ द कैट्स आर स्कार्प्स। तो बताइए यहाँ पर आप लोग राइट आंसर शार्प्स। तो इसके लिए यहाँ पर बताना है कि आप किस प्रकार के यहाँ पर वर्ड का जो है यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पाउस, राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। तो देखिए प्रीपोजिशन से डेफिनेटली क्वेश्चन आपके आते हैं और 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे फिल इन द ब्लैंक्स विद द पूछा जा रहा है एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। तो कहा जा रहा है कि ही ट्रेवल्स डैश कार। तो देखिए कार या बस के बारे में या फिर ट्रेन के बारे में अगर कहीं पर भी इस प्रकार से चर्चा अगर किया जाता है तो वहाँ पर हम लोग बाय का यूज करेंगे। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर बाय हो जाएगा और सेंटेंस में इसको आप पुट करेंगे तो ही ट्रेवल्स बाय कार हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे फिल इन द ब्लैंक्स विथ राइट इन्फिनिटिव। तो यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है इट इज़ नॉट ईजी डैश ऑल पीपुल। तो बताइए कि यहाँ पर आप लोग राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर किस प्रकार का आपका जो है वर्ड को आप जो है यहाँ पर आपका सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा टू प्लीज़। क्या हो जाएगा टू प्लीज़, राइट आंसर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द सुटेबल जीरंड। तो देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि आई एम एजर्व, यहाँ पर आपको दिया गया एवर्स टू डैश। तो बताइए कि यहाँ पर आप लोग जो है किस प्रकार का वर्ड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ड्रिंकिंग, करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका डी जो है राइट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द राइट पार्टिकल्स। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि हिज स्पीच वाज डैश। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस प्रकार का वर्ड आपका यूज होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा स्पेल बाउंड, राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कहा जा रहा है कि राइट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहाँ पर आपको दिया गया थीप, थीप का मतलब चोर होता है और यहाँ पर आपको बताना है कि इसका जो है प्लूरल फॉर्म में किस प्रकार से यूज करेंगे। तो यहाँ आपका यहाँ पर हो जाएगा थीवेस, राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा रहे कि यूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड। तो कहा जा रहा है कि माला लुक्स प्रीटी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर जो आपका वर्ड यूज होगा इसके लिए आपका कौन सा आपका जो है इसके लिए आपका वर्ड यहाँ पर आप यूज होगा। तो कहा क्या जा रहा है एंटोनिम के बारे में बताने, इसका अपोजिट जो हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर ये आपका यहाँ पर हो जाएगा यूजुअली। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है एफेक्शन। तो एफेक्शन के लिए एडजेक्टिव क्या होगा ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसके लिए यहाँ पर आपका हो जाएगा एफेक्शनेट आपका हो जाएगा, एफेक्शनेट आपका हो जाएगा और राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे कहा जा रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विथ द सुटेबल आर्टिकल्स लेट अस प्ले डेस्क चेसेस। चेस के बारे में बताना है और यहाँ पर आपका कौन सा वर्ड यूज होगा ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। तो ये आपका नो आर्टिकल यहाँ पर आपका प्रयोग होगा, किसी प्रकार का यहाँ पर आपका आर्टिकल प्रयोग नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कि चेंज द फॉलोइंग नाउन्स इनटू वर्ब। यहाँ पर आपको दिया गया एप्लीकेशन। तो यहाँ पर देखिए जो कहा जा रहा है आपको कि जो वर्ब यहाँ पर आपको एप्लीकेशन दिया गया इसके लिए जो आपका वर्ब के रूप में आपका प्रयोग होगा ये आपका क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा अप्लाई, ठीक है, अप्लाई यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है अप्लाई का मतलब प्रयोग करना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण क्या था ये आपको हमारा पूछा रहा था। इसका मुख्य कारण था दोनों यहाँ पर आपको हो जाएगा। देखिए कम कीमत वाली मशीन बनाया था उन्होंने और भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर जो है ए और बी यहाँ पर आपका दोनों जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे ये आपको हमारा पूछा रहे। बताइए आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग बौद्ध धर्म का जो संस्थापक था ये गौतम बुद्ध था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका प्रीवियस पेपर में भी आपका छपा हुआ क्वेश्चन है, राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगले देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे आर्यभट्ट एक महान थे। तो बताइए आप लोग आर्यभट्ट क्या थे। आर्यभट्ट जो थे एक खगोल शास्त्री थे, राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे भारत में पहली रेलवे टर्मिनस कौन सी थी ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए
बताना है आप सभी लोगों को यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका पोरबंदर टर्मिनस हो जाएगा, जो कि भारत का पहली आपका जो है रेलवे टर्मिनस थी। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कौन सी दो नदियाँ अरब सागर में गिरती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। जो निम्न में यहाँ पर आपको दिया गया इसमें से यहाँ पर आपको बताने का अरब सागर में क्या गिरता है, तो नर्मदा और आपका ताप्ती नदी हो जाएगा, जो कि अरब सागर में गिरती है। तो ऑप्शन जो यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए कहा जा रहा है कि हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि हिमालय के जो सबसे दक्षिणी भाग है इसे शिवालिक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका प्रीवियस पेपर में पूछा हुआ है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा रबर उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। क्वेश्चन हमारा कर लेंगे, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, जो कि कई बार आपके रिपीट हुए हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा कि भारत में सबसे ज़्यादा जो रबर का उत्पादन किया जाता है ये केरल में ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश से मिलती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए हमारा आपको क्या कहा जा रहा है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और कहा जा रहा है कि सिक्किम की सीमाएं किस देश के साथ लगती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो आउट ऑफ कंट्री के बारे में पूछा रहा है और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इन सभी का जो सीमा लगता है ये नेपाल के साथ लगता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है, यहाँ पर आपको बताना है कि तीन और से सागरों से घिरे हुए भूभाग को क्या कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा होता है। तीन और भूभाग से घिरे हुए जो भूभाग होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसे प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग ये कहाँ पर बहती है, तो ये समुद्र स्थल की ओर बहते हैं। किधर बहती है, समुद्र स्थल की ओर। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे हैं कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताइए यहाँ पर आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है ये अरावली पर्वत श्रृंखला है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट पूछा रहे कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, ये आपको हमारा पूछा है। तो देखिए बेटे यहाँ पर आपका अगर देखा जाए तो कर्क रेखा जो है ये टोटल 8 राज्य से होकर के गुजरती है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, जैसे कि आपका गुजरात हो गया, आपका छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सभी राज्यों से होकर के जो है ये आपके झारखंड हो गए। तो इन सभी राज्यों से क्या है कि टोटल 8 राज्यों से जो है ये आपके कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कर्क रेखा इनमें से कौन से राज्य से होकर के गुजरती है, ये आपको हमारा पूछा है। तो कौन से राज्य से होकर के नहीं गुजरती है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये आपका राजस्थान से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से त्रिपुरा, गुजरात, त्रिपुरा, मिजोरम आपका हो गया, इसके अलावा छत्तीसगढ़ आपके हो गए। तो इन सभी राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरती है। लेकिन ओडिशा दिया गया है तो ओडिशा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। झारखंड से भी गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ये आपका हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि बहुउद्देशीय नदी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर है किस नेता द्वारा यह तुलना की गई है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये जो किया गया है फिर से देख लीजिए, कहा जा रहा है कि बहुउद्देशीय नदी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर है, ये किस नेता ने जो है इनकी तुलना किया हुआ था, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किए गए थे। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि शिवालिक की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं ये हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। याद रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कि पंजाब में भूमि अपरदन का मुख्य कारण क्या है, ये आपको हमारा बताना है। तो पंजाब में भूमि अपरदन का बताइए आप लोग मुख्य कारण यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सघन कृषि। सघन कृषि के कारण से भूमि अपरदन की वहाँ पर जो है समस्याएं ज़्यादातर है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछे जा रहे हैं, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि वनों के विवरण को दिखाने के लिए मानचित्र कौन सा है। तो वनों के जो विवरण को दिखाए जाते हैं मानचित्र पर, ये किस प्रकार के मानचित्र कहलाते हैं, तो इसे हम लोग जो है थेमेटिक मानचित्र के नाम से जानते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे और वही नदी पहाड़ वगैरह दिखाया जाता है, जिसको हम लोग जो है इसे भौगोलिक जो है भौगोलिक नाम से हम लोग जानते हैं, मतलब भौगोलिक मैप के नाम से जानते हैं, ज्योग्राफिकल के नाम से जानते हैं। बाकी और भी जितनी भी चीज़ दिखाई जाती है इसको हम लोग पॉलिटिकल मैप के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। ये देखिए ओडिशा राज्य में स्थित है और जो हीराकुंड परियोजना ये महानदी पर बनाए गए हैं। तो महानदी यहाँ पर आपको ऑप्शन ए में दिया गया है। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है, कहा जा रहा है कि अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह का
नाम यहाँ पर आपको बताना है। तो अरब सागर में स्थित द्वीप समूह का जो नाम हो जाएगा ये आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहे गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कर रहा है। तो गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ कौन सा देश सहयोग कर रहा है ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जर्मनी। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। जर्मनी जो है गंगा नदी सफाई में सहयोग कर रहे हैं। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला देखिए पूछा रहे लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है ये आपको हमारा पूछा जाता है। लोकतंत्र का जो सबसे बुनियादी परिणाम है नागरिकों के प्रति जवाबदेही होना, यही लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो है बुनियादी परिणाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कहा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देशों के नाम बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके प्रीवियस पेपर में बिहार पुलिस कांस्टेबल के ही एग्जाम में जो है पूछे गए थे। तो याद रखेंगे आप सभी लोग। इसमें जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य होते हैं इसमें आपका जो है अमेरिका है, रूस है, यूके है और चीन वगैरह है। तो बाकी ऑप्शन अगर देखें हम लोग तो यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका दिया गया है, रूस दिया गया है, यूके दिया गया है और यहाँ पर आपका जो है फ्रांस हो जाएगा और चीन भी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहे भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का संगठन कौन सा है ये आपको हमारा पूछा रहे। तो भारतीय भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो ये आपका केंद्रीय साक्षरता आयोग हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहे राजनीतिक से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता है यह शब्द किनके द्वारा कहा गया था। तो ये जो कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। राजनीतिक से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता है ये महात्मा गांधी के द्वारा कहे गए थे। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन पूछा रहे वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है ये आपको हमारा पूछा रहे। तो वैश्वीकरण के बारे में डायरेक्ट आपको पता ही होना चाहिए कि एक डिफिनेशन टाइप का हो जाता है कि वैश्वीकरण क्या है। ठीक है, तो देखिए वैश्वीकरण क्या होता है। तो ये जो अपनी अर्थव्यवस्था तथा विश्व अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं वैश्वीकरण बोलते हैं। रिपीट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का अर्थ क्या है ये आपको हमारा बताना है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में डंपिंग का क्या अर्थ है ये आपको हमारा पूछा रहे। तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो डंपिंग का अर्थ आपका है कि उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार के मूल्य में नीचे कीमतों पर माल का निर्यात करना, यही आपका यहाँ पर डंपिंग कहलाता है। तो राइट आंसर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कि जीएसटी कानून लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है ये आपको हमारा पूछा रहे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रथम बार से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन होता है तो ये आपके पूछे जाते थे। और सर्वप्रथम जो जीएसटी लागू किया गया था ये आपका कहाँ पर हुआ था, तो ये आपके जो है असम में हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कि सतत पोषणीय विकास से क्या अभिप्राय है ये आपको हमारा बताना है। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा विकास जिससे पर्यावरण को कोई हानि ना पहुँचे। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन कौन सा ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा रेलवे। रेलवे जो है सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थान संगठन है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन कौन सा है ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या है ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा रोडवेज। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित उपायों में से जो भारत के भुगतान की स्थिति के संतुलन को सुधारने में मदद नहीं करता है ये आपको हमारा बताना है कि कौन सा ये कारण है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो निर्यात पर उच्च शुल्क लगाने वाला जो है कर, ये आपका क्या है कि भारत की आर्थिक स्थिति को सुधारने में जो है इसका किसी प्रकार का योगदान नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है दास कैपिटल के लेखक कौन है ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये आपका प्रीवियस पेपर में कई बार आपके रिपीट हुए हैं, तो आप सभी लोगों को क्वेश्चन मार्क कर लेना है। और यहाँ पर आपको बताना है कि दास कैपिटल के पुस्तक के लेखक कौन है ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो दास कैपिटल जो लिखा गया है ये कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखे गए। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 क्यों लाया गया है ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताइए यहाँ पर आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए जो कहा जा रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 क्यों लाया गया है ये आपको हमारा पूछा रहा है। ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर आप, ये सभी ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। अब आपको डिसाइड करना है यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग ऑप्शन अगर ए की बात करें तो दिया गया उपभोक्ताओं को बेईमानी से बचाया जा सके, तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन अगर बी की बात करें तो कहा जा रहा है कि सुरक्षा का अधिकार प्राप्त हो, ये भी राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया गया ग्राहक की शिकायतों को सरल, तीव्र
और कम खर्च में दूर किया जा सके, ये भी राइट हो जाएगा। उपरोक्त में से यहाँ पर आपका सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। और मैक्सिमम क्वेश्चन में मतलब 99 पॉइंट आपका 99 प्रश्न में जो आपका यहाँ पर आपका क्या होता है कि जो उपरोक्त में से जहाँ पर भी आपको ऑल ऑफ दीज आपको दिया रहता है वो आपका रियल में आपका सही रहता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगर आपको नहीं भी आता है तो जाने अनजाने में इनमें से सभी जो है आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्मचारी रेफेल योजना जो है रेफलर योजना जो है ये किसान के लिए आपका जो उपयोगी आपका नहीं, बाकी सभी आपका किसान से आपका रिलेटेड है, तो आप लोग रीड कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे वह कौन सा मुख्य कारक था जिससे शहरीकरण के स्वरूप पर गहरा प्रभाव पड़ा है, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा औद्योगिकरण। औद्योगिकरण का जो है काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा है शहरीकरण के स्वरूप पर। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे किसान कॉल सेंटर कब बनाया गया था, ये आपको हमारा पूछा रहा था। किसान कॉल सेंटर जो है ये सर्वप्रथम कब बनाए गए थे, ये आपको हमारा बताना है। तो ये जो आपका जनवरी 2004 में बनाए गए थे। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था, ये आपको हमारा बताना है। तो ये जो लागू हुआ था 2009 से जो है संपूर्ण रूप से लागू हो गया और ये कब का जो है संवैधानिक आपका भाग है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे किलोवाट घंटा डैश की इकाई है, तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि किलोवाट जो घंटा है ये आपका शक्ति का इकाई है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर जो है कितना होता है, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर जो होता है ये आपका कितना होता है, तो ये आपको 1.6 इंटू 10 टू दी पावर आपका जो है 6 जूल के बराबर होता है। सॉरी 3.6 इंटू 10 टू दी पावर आपके जो है 6 आपके जूल के बराबर होते हैं 1 किलोवाट आपके घंटा बराबर। तो याद रहेगा आप सभी लोगों को, याद रखना। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कि परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो इसमें जो है आपका यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। और सबसे अगर हम लोग महंगे पदार्थ की अगर बात करें तो ये आपका यहाँ पर यूरेनियम होता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और परमाणु बम बनाने के लिए भी यूरेनियम का प्रयोग जो है किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, आप सभी लोगों को देखना है कि इसमें राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये अगर मीटर देखें, केल्विन देखें या फिर किलोग्राम देखें तो ये सभी क्या है कि मीटर आपका लंबाई का यूनिट है और ये आपका द्रव्यमान का है और केल्विन आपका ताप का है। लेकिन यहाँ पर आपको दिया गया क्यूबिक मीटर, तो ये आपका यूनिट आपका जो है एक मौलिक इकाई नहीं है, आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों को पीछे की और तरफ धक्का लगता है, ये उदाहरण न्यूटन के किस गति नियम को दर्शाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रही है। तो देखने से आप लोगों को पता चल गया होगा ये न्यूटन के जो है प्रथम गति नियम को फॉलो करता है, न्यूटन गति का पहला नियम। राइट आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। कोई भी वस्तु अपने विरामावस्था तब तक बनाए रखती है जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन कितना होता है, ये आपको हमारा पूछा रहे। देखिए किसी भी वस्तु का अगर यहाँ पर अगर भार मान लिया जाए कि 36 है तो चंद्रमा पर यही व्यक्ति जाएगा तो ये 36 का 1/6 गुना हो जाता है, यानी कि वहाँ पर इसका भार कितना हो जाएगा 6। वही अगर मान लिया जाए कि अगर किसी भी व्यक्ति का चंद्रमा पर अगर भार अगर 7 है और यहाँ अगर आएगा तो कितना हो जाएगा, तो 6 गुना आपका बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा टोटल आपका 42 हो जाएगा। चूँकि देखिए पृथ्वी की जो सतह होते हैं यहाँ पर क्या होता है कि जी का जो वैल्यू है ये आपका अधिकतम होता है जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि भार अधिकतम हो जाता है। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को बताना राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपको डी में दिया गया है 1/6, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट टाइम आपको देखिए पूछा रहे विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहे। सभी क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो विद्युत प्रतिरोध को मापने की जो इकाई होती है ये आपका यहाँ पर ओम हो जाएगा। और साथ ही आपको याद रखना है अगर आपको ये पूछा जाता है प्रतिरोधकता के बारे में पूछा जाता है यानी कि रेसिस्टिविटी के बारे में अगर पूछा जाता है तो फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा ओम मीटर। ठीक है, ये आपका ओम मीटर हो जाएगा। और इसको जो हम लोग रो से इसको डिनोट करते हैं, यानी प्रतिरोधकता जो होता है रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी, इसको हम लोग जो है रो से डिनोट करते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल जो है किस रूप में कार्य करता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो दो निकाय के बीच गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ये हमेशा जो आकर्षक के रूप में कार्य करता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। याद रहेगा आप सभी लोगों को। और एफ बराबर अगर हम लोग बात करें तो ये जो होता है आपका GM1 इंटू आपका M2 और बटे आपका जो R स्क्वायर के रूप में रहता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। और आप सभी लोगों को याद रखना जी कॉन्स्टेंट के बारे में भी आपको पूछा आता है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि 6.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस आपका 11 ये आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर आपका जो है केजी आपके स्क्वायर होते हैं। तो याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कि समीकरण भी बराबर दिया गया U + 80 जानकारी देता है।
तो ये किनका जानकारी देता है, ये आपको हमारा बताना है। तो ऑप्शन देख करके आप सभी लोगों को बताना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वेग समय का एक कार्य है, ये आपका राइट आंसर जो है ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको पता नहीं चल रहा होगा, यहाँ पर देखिए इसमें होता क्या है, जैसे कि कोई भी अगर समीकरण, चूंकि गति के आपका 3 समीकरण होता है, एक आपका v बराबर यू टी प्लस आपका ए टी होता है, एक आपका s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, एक होता है आपका v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कोई भी इक्वेशन अगर दिया रहता है, जैसे कि सपोज कीजिए यहाँ पर आपका इक्वेशन दिया गया, तो यहाँ पर देखिए आपका क्या दिया गया, v बराबर आपका u और प्लस यहाँ पर आपको क्या दिया गया, ए टी। तो इस प्रकार के कहीं पर भी अगर क्वेश्चन आपको दिया रहता है तो सिंपली आपको ये करना रहता है कि u बराबर आपको क्या करना है, जीरो कर देना है। यहाँ पर जीरो रखेंगे तो ये आपका कंप्लीट आपका खत्म हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर क्या किया जाता है, a बराबर भी जीरो किया जाता है। तो a बराबर जीरो रखेंगे तो ये आपका वैल्यू खत्म हो जाएगा। तो इसमें आप गुना नहीं कर सकते हैं, ये आपका सिर्फ खत्म होगा, बाकी t आपका बचेगा। तो ये देखिए किसके, ये वेग को दर्शाता है, t से आपका समय, और भी जो आपका ये आपका क्या है, तो वेग, तो वेग और समय को ये दर्शाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो कोई भी इक्वेशन अगर दिया रहता है तो आप याद नहीं रख पाएंगे उतना, इसलिए आपको सिंपली क्या करना है कि u बराबर आपको जीरो यानी खत्म कर देना है, और साथ ही आपको a बराबर जो है जीरो रख करके खत्म कर देना है। याद रहे कि जीरो को आपको मल्टीपल करके पूरा को जीरो नहीं करना है, सिर्फ आपको a को खत्म कर देना है। तो ये आपका यहाँ पर फाइनली आपका, या तो आप डायरेक्ट u और आप a को साइलेंट कर देंगे तो ये आपका फाइनली आपका निकल करके आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे, गतिज ऊर्जा एक उदाहरण है। तो गतिज ऊर्जा जो है निम्न में से किसका एक उदाहरण है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर देखिए अगर देखा जाए तो चलती हुई कार दिया गया, इसमें भी आपका गतिज ऊर्जा होता है। ऑप्शन बी में दिया गया विद्युत क्षेत्र में एक चार्डर कण, तो ये भी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जिसमें भी गतिज रहेगा उसमें आपका गतिज ऊर्जा होगा। दिया गया है खिंचाव मुक्त रबड़ बैंड, तो इसमें भी क्या है कि खिंचाव नहीं है, तो इसमें आपका गतिज ऊर्जा होगा आपका। तो इस प्रकार से अगर देखें तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहे कि परमाणु के केंद्र के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक ने बताया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो ये जो फ्रेंड्स बताए गए थे ये बोर के द्वारा बताए गए थे। इलेक्ट्रॉन पर आपका निगेटिव चार्ज होता है, ये भी ध्यान में रखना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे कि मीथेन CH4 के अणु में बताइए आप लोग कि किस प्रकार के बंधन होते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है कि इसका स्ट्रक्चर लिख लेना है। CH आपको 4 दिया गया है, इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर आपका जो है सिंगल आपको बॉन्ड दिए गए, तो यहाँ पर आपका केवल एकल बंद हो जाएगा। तो राइट आंसर जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी को सोख लेता है, बताइए हम लोग इसे क्या कहते हैं। वायुमंडल की नमी को जो सोख लेता है इसे हम लोग कहते हैं प्रतिस्वेदन के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन मार्क कर लेना है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे एक परमाणु जिसकी परमाणु क्रमांक दिया गया है 14 है, तो इसका संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखेंगे तो ये आपका 2 8 आपका 4 हो जाएगा, और लास्ट में महत्तम कक्षा में आपका 4 है, यही किसी से आपका संयोग करेगा तो राइट आंसर जो है यहाँ पर आपका 4 जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रसायन कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा क्लोरीन हो जाएगा, और इसमें ओजोन भी डाल करके इसको जो है शुद्ध किया जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से दोनों आपका जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कि निम्न में से सही कथन आपको चुनना है। यहाँ पर आपको देखिए थोड़ा सा आपको नया लग रहा होगा, तो यहाँ पर आपको आ जाएगा कि पानी को रोगाणु मुक्त बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले रसायन के बारे में बताने। तो यहाँ पर आपका आपके क्लोरीन भी होता है और आपके ओजोन भी होता है, इन दोनों को आपको याद रखना, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ क्लोरीन मारेंगे। इसलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे कि निम्न में से सही कथन को यहाँ पर आपको ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है पत्थर पारदर्शी, ये आपका गलत हो जाएगा, पत्थर आपके अपारदर्शी होते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि स्टोन चौक पानी में घुलनशील होता है। स्टोक चौक जो होता है ये पानी में घुलनशील नहीं होता। ऐसे अगर आपका चौक जो होता है जिसको हम लोग खड़िया बोलते हैं CaCO3 होता है, जिसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं, तो ये सभी आपके घुलनशील होते हैं। बाकी आगे हम लोग देखते क्या देता है, दिया गया हमारा आपको चीनी पानी में घुलनशील होता है, तो ये आपका यहाँ पर जो है सही कहा जा रहा है, और सही कथन में छटना था। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि निम्न में अधातु कौन सा है, ये आपका हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताना आप यहाँ पर आप सभी लोगों का राइट आंसर क्या होगा। तो कहा जा रहा है कि निम्न में अधातु कौन सा है। तो अधातु में अगर हम लोग बात करें तो आपका यहाँ पर फ्लोरीन हो जाएगा। फ्लोरीन आपके अधातु के अंतर्गत आएंगे। बाकी सभी का अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1 2 आपके 3 के अंतर्गत आपका आएगा। तो 1 2 3 अगर आयतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आती है तो ये सभी आपके धातु के अंतर्गत रहता है। और अगर आपका 4 आता है तो उपधातु हो जाएगा, जो कि धातु और अधातु दोनों के गुण को रिप्रेजेंट करेगा। और साथ ही अगर देखा जाए अगर 8 आ जाता है या फिर 4 से अधिक आ जाता है और 8 के बीच में अगर आता है तो ये आपके अधातु होगा। 8 आता है तो ये आपके ओकेरी गैस के अंतर्गत आएगा, जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टोन, जेनॉन, रेडॉन आपके आते हैं। और अगर आपको ये पूछा जाता है कि 6 अगर आपको ये पूछा जाता है कि कितने जो ओकेरी गैस है तो आपके टोटल 6 हैं,
जिसमें कि आपको पूछा आता है तो आपको बताना है कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनॉन, न्यूट्रॉन आते हैं। इतने फैक्ट को आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा रहा है एक तत्व की द्रव्यमान संख्या यहाँ पर आपको 32 दिया गया है तथा परमाणु संख्या 16 है, तो इसके परमाणु में न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको जो है द्रव्यमान संख्या में आपको परमाणु संख्या को अगर आप माइनस करेंगे तो आपका न्यूट्रॉन की संख्या आपका निकल जाएगा। और साथ ही आपको एक चीज़ याद रखना है कि जेड, ई और पी जो आपका होता है आपस में बराबर होता है, यानी परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या और प्रोटॉन संख्या आपस में बराबर होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि प्रोटॉन दे करके आपको इलेक्ट्रॉन या आपको अगर परमाणु संख्या के बारे में पूछा आता है तो वो चेंज आपका नहीं होता, जो भी रहता है आपका, क्योंकि आपस में तीनों क्या होते हैं बराबर, तो जो एक रहेगा वही आपका सभी हो जाएंगे। लेकिन अगर न्यूट्रॉन अगर निकालना रहे तो आपको द्रव्यमान संख्या में क्या करना है कि परमाणु संख्या को माइनस कर देना है। अब बोलिए 32 में हम सभी लोगों को क्या करना है कि 16 को माइनस कर देना है। तो 16 को अगर आप लोग इसमें से अगर माइनस करेंगे तो ये आपके यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 16 आ जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा है, कहा जा रहा है कि एक आदर्श ईंधन, यहाँ पर आपको बताना कि क्या है। तो आदर्श का मतलब है कि जो सभी तरह के गुण को, जो भी अच्छे गुण वो सभी को अगर दिखाता है तो वो आपके आदर्श के अंतर्गत आ जाता है। और यहाँ पर आपको बताना कि एक आदर्श गैस का क्या यहाँ पर आपका क्वालिटी हो सकता है, इसके बारे में बताना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जो कि सस्ता होती है, ये सभी आदर्श के अंतर्गत आपका रहेगा, जो कि सुगमता से मिल जाए और जो कम प्रदूषण करे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है बी भी हो जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ पर सी की अगर बात करें तो उच्च उष्मीय मान को जो है उच्च उष्मीय मान देने वाला, तो ये भी यहाँ पर आपका जो है राइट हो जाएगा। तो उपयुक्त में से अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा है, कहा जा रहा है कि ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में बदलना, ये क्या कहलाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे थे। ईस्ट का शर्करा में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग किण्वन बोलते हैं। और अगर आपको ये पूछा आता है कि किण्वन में किस प्रकार के एंजाइम जो है ये आपका भाग लेते हैं, तो इस पर आपका जो इन्वर्टेज और जाइमेज नामक एंजाइम होते हैं जो कि भाग लेते हैं। और यहाँ से भी क्वेश्चन आपके जो है पूछे गए थे, तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन ए पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा है कि सिरके, नींबू व दही में किस प्रकार के क्या पाए जाते हैं, ये आपको हमारा पूछा है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। और यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्षार भी पाया जाता है, अम्ल भी पाया जाता है, और इनमें से यहाँ पर आपको जो राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से आपका यहाँ पर दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा है कि वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है, ये आपको हमारे बताना है। तो ज़्यादा खाने से जो है मोटापा हो जाता है वसा के कारण से, ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और सबसे अधिकतम जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है ये वसा से ही होता है, 9.1 किलो कैलोरी जूल की प्राप्ति होती है। और वही अगर हम लोग बात करें कि शीघ्रता से जो एनर्जी की प्राप्ति होती है ये किस प्रकार के पदार्थ से होता है, तो शीघ्रता से अगर एनर्जी की प्राप्ति हेतु अगर बात करें तो यहाँ पर आपका कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है और माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन करता है। इन्हीं कारण से माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। इतने फैक्ट को आप सभी लोग याद रखेंगे। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा है, कहा जा रहा है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस छोड़ते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहता है। ये तो जनरली आप सभी लोगों को ऑलरेडी पता होगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस छोड़ता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाएगा। और आपको याद रखना पूछा जाता है कि वायुमंडल में उपस्थित जो है ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, तो ऑक्सीजन की मात्रा लगभग आपके 21% होती है। पॉइंट में आपका होता है, लेकिन पॉइंट में आपको पूछा नहीं जाएगा, एग्जैक्ट आपको 21 ही पूछा जाएगा। और देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम लोग बात करें तो ये जो होता है 0.0 जो है आपका 3% होता है। वही अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि नाइट्रोजन कितना होता है तो ये लगभग आपका जो 78% होता है। इतने फैक्ट को आप सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे, उत्तक जो पौधे में जल परिवहन में मदद करता है, यहाँ पर बताना है कि किस प्रकार के उत्तक करते हैं। तो देखिए जल परिवहन की अगर हम लोग बात करें तो ये मुख्य रूप से जो है आपके जाइलम का काम होता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको इनमें से सभी को नहीं मारना है। और देखिए फ्लोएम क्या करता है, तो खाद्य पदार्थ का जो कि सूर्य प्रकाश के द्वारा जो भी एनर्जी वगैरह जो भी खाना मिलते हैं तो वो सभी क्या होते हैं कि फ्लोएम के द्वारा होता है। और जाइलम के द्वारा जो है जड़ से जितनी भी चीज़ों का एब्जॉर्ब होता है तो ये सभी क्या होता है कि जड़ से जाता है। और यहाँ से कुछ पूछा जाता है कि जाइलम और फ्लोएम जो है किस प्रकार के उत्तक है, तो ऑप्शन में दिया रहता है आपको कि जटिल उत्तक है। तो आप सभी लोगों को याद रखना है ये आपके जो है जटिल उत्तक होते हैं जाइलम और फ्लोएम। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, पोलियो तथा चेचक की बीमारियों के होने का कारण क्या है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ये विषाणु के कारण से होता है, यानी वायरस के कारण से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, अमरबेल किसका उदाहरण है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। अमरबेल जो है ये आपका परजीवी का उदाहरण है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, केचुए में श्वसन अंग का नाम बताइए। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, प्रीवियस पेपर में भी पूछा हुआ है। तो ये आपका यहाँ पर गिली त्वचा हो जाएगा। केचुए में क्या होता है, किसी प्रकार का विशेष अंग नहीं पाया जाता, ये त्वचा से ही क्या करते हैं अवशोषण कर लेते हैं, यानी ऑक्सीजन का ये जो है आपका अवशोषण कर लेता है। और पूछा जाता है कि किसान का मित्र किसे कहा जाता है, तो ये केचुआ को कहा जाता है। इतने फैक्ट को आप सभी लोगों को याद रखना है।
अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है कि कौन सा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, ये आपको बार पूछा रहा है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ऊर्जा का उदाहरण में कौन सा दिया नहीं दिया गया, लकड़ी दिया गया है, गोबर गैस दिया गया, परमाणु ऊर्जा जो है ये बायोमास ऊर्जा के अंतर्गत आपके नहीं आएंगे। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी कोयला भी आपका आएगा, तो परमाणु ऊर्जा यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे इनमें से कौन सी मछली नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको दिया गया शार्क, तो शार्क को मछली के अंतर्गत रखा जाता है। रोहू भी आपका मछली के अंतर्गत रहता है। इलेक्ट्रिक रे आपका जो दिया गया है ये भी आपके मछली एक प्रकार के। वेल जो दिया गया जो ब्लू वेल होता है ये आपके मछली के अंतर्गत इसको जो है नहीं रखे गए। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे मानव खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ होती है, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो मानव खोपड़ी में टोटल 22 अस्थियाँ होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहे यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है कयांतरण। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग, लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यह कयांतरण कहलाती है। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे एगेस्ट्रोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा रहे थे। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा घास। घास से आपका जो एस्ट्रोलॉजी आपके संबंधित है। एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, घास का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे 9 किलोग्राम 8 ग्राम को किलोग्राम में बदलिए। कहा जा रहा है कि 9 किलोग्राम और 8 ग्राम को किलोग्राम में यहाँ पर आपको बदलना है। तो देखिए इसको हम लोग किलोग्राम में लेकर के जाएंगे, तो ऑलरेडी आपको 9 किलोग्राम दिया गया है और 8 ग्राम को अगर हम लोग किलोग्राम में अगर बदलेंगे तो कितना से 1000 से भाग दे देंगे। अब देखिए आपका 9 प्लस आपका देखिए 3 जीरो नीचे है, तो 3 अंक के बाद आप पॉइंट लगा देंगे तो 8 होगा 0 0 और पॉइंट आपका लग करके यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। इसमें अगर आप ऐड करेंगे तो 9.00 आपका 8 हो जाएगा। तो 9.008 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से आगे बढ़ रही है, मीटर प्रति सेकंड में इसकी गति क्या होगी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। यानी यहाँ पर आपको चाल के बारे में पूछा रहा है और चाल बराबर जो होता है ये आपका दूरी बटे समय होता है। तो दूरी अगर हम लोग देखें तो सॉरी यहाँ पर आपको क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर देखिए आपको ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपको चाल इसका दिया गया, हमें किस में लेकर के जाना है, मीटर प्रति सेकंड में। जैसे कि आपको पता है कि किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है और मीटर प्रति सेकंड में लेकर के जाना है, तो 5/18 से गुना करेंगे। 18 तरीका आपका 54 हो जाएगा और 5 तरीका आपका 15 हो जाएगा। और इस प्रकार से अगर देखें तो 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और 15 मीटर सेकंड जो यहाँ पर आपको दिया गया है ऑप्शन ए में दिया गया है। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पूछा रहे एक आयताकार डिब्बे घनाकार का घनफल जिसकी लंबाई 2ab चौड़ाई 3ac दिया है और ऊंचाई यहाँ पर आपको 2ac दिया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है आयताकार डिब्बे का घनफल जिसकी इतना यहाँ पर आपको दिया गया, तो कहा जा रहा है डैश। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या पूछा जा रहा है, इसका कुछ पता नहीं है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको अगर लंबाई दिया है और चौड़ाई और ऊंचाई अगर दिया है, इसका मतलब ये आयतन पूछ रहा है। और आयतन आपको सिंपली क्या करना है, तो यहाँ पर आपको 2ab दिया गया है और गुना यहाँ पर आपको 3ac दिया गया और गुना आपको 2ac दिया गया। देखिए 2 दूनी 2 त्रिक 6 और 6 दूनी आपका 12 और 1 गुना ए आपका होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी AQ हो जाएगा और BC हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग अगर इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आएगा ये वाला आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर का मान कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए इसको तोड़ लेते हैं, ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस आपका b स्क्वायर प्लस आपका यहाँ पर 2ab उसके बाद प्लस a स्क्वायर और माइनस आपका प्लस b स्क्वायर और माइनस आपका जो है 2ab हो जाएगा। तो -2ab आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपका 2a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 2 को अगर कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर और प्लस यहाँ पर आपका b स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2 × a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 2 × a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऑप्शन यहाँ पर आपको डी में जो है दिए गए। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे राम अपने पास 2000 रखे हुए थे, उसने इसमें 300 खर्च किए, उसने कितने प्रतिशत खर्च किया, ये आपको पर पूछा रहे। तो देखिए 300 रखे हुए थे जिसमें कि उन्हें कितना रखा हुआ था, तो अपने पास जो यहाँ पर आप 2000 रुपये रखे हुए थे, उसने इनमें से 300 रुपया खर्च किया। तो कहा जा रहा है कि 300 खर्च किया है, तो ये पूरे राशि का कितना प्रतिशत खर्च किया, ये आपको पर पूछा रहा है। तो पूरा राशि नीचे रहेगा, जितना खर्च किया वो आपका ऊपर रहेगा और प्रतिशत में पूछा जा रहा है तो 100 से आपको गुना करना है। 00 से 00 कैंसिल आउट, 0 से 0 खत्म, 2 से काटेंगे तो आपका 15 आ जाएगा, यानी कि 15% आपका हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में जो है दिए गए। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे पूछा रहे कि निम्न में से कौन शून्य को प्रदर्शित नहीं करेगा, ये आपको हमारा पूछा रहा था। कोई भी फ्रैक्शन में अगर ऊपर 0 रहता है, ये आपका यहाँ पर 0 हो जाता है। 0 × 1 तो 0 और 0 × 0 तो 0। और ऊपर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिया गया है
10 माइनस आपका 10/2 दिया गया। देखिए 10 में 10 घटेगा तो 0 और बटे में आपका 2 और कोई भी फ्रैक्शन में ऊपर 0 तो इसका वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन जो दिए गए इन सभी में क्या है कि चारों में चारों आपका 0 को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन देखिए ऑप्शन यहाँ पर आपको कहीं भी नहीं दिया गया। तो ये जो क्वेश्चन है आपका ये आपका यहाँ पर गलत है। ये आपका जो है एरर आपका है क्वेश्चन में, या तो फिर बुक बनाने वाला मिस्टेक किया है या तो फिर आपके क्वेश्चन जो है ये आपके ऑफिशियल रूप से जो आपके पूछे गए होंगे वहाँ पर आपका ये गलत आपका पूछा गया। चूँकि आपका प्रीवियस ईयर में आपका आप जैसे फायरमैन का जो अभी आपका रिसेंटली एग्जाम हुआ था वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया था। ये प्रैक्टिस शीट में क्या है कि कुछ क्वेश्चन आपका ऐसे होते हैं जो कि प्रीवियस ईयर जो बार बार आपके रिपीट हुए हैं उसको, और साथ ही आपका जो अलग से जो भी आपका इसके बेसिस पर भी आपका सिलेबस प्रिपेयर हुआ है इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को अरेंज किया गया था। यहाँ पर आपका प्रीवियस पेपर वाला भी आपको यहाँ पर दिया गया था। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपका कोई नहीं हो जाएगा, इसमें आप कुछ भी नहीं लगा सकते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है कहा जा रहा है एक चतुर्भुज के दो कोनों का माप दिया गया 110 हुआ, 100 डिग्री हो तो बाकी दो कोण बराबर हैं तो प्रत्येक दोनों कोनों का मान क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए कंडीशन का दिया गया है कि आपस में जो अलग आपको कोण दिए गए ये सभी क्या है आपस में बराबर है। तो देखिए जैसे कि मान लेते हैं कि 100 और यहाँ पर आपका 110 है तो टोटल जो चतुर्भुज का कोनों का योग होता है ये कितना होता है 360, और इसमें 100 प्लस 110 को अगर माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 210। यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कितना घट जाएगा तो 110 सॉरी यहाँ पर आपका देखिए कितना हो जाएगा तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा 360 होता है, और इन दोनों को घटा करके दो जो बचेगा उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि दो बाद में जो निकलेगा वो आपस में बराबर है। ये आपके क्वेश्चन में ही कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा तो आपका 210 हो जाएगा, 0 से 0 घटेगा 0, यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो ये आपके यहाँ पर कटेगा 2 से, ये आपके यहाँ पर 75 हो जाएगा। तो दो अलग अलग में आपका बढ़ जाएगा, यहाँ पर आपका 75 जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहे कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि 250 भागा 0 दिया गया है तो 250 और 0 आपका नीचे आ जाएगा तो ये आपका इन्फिनिटिव अपरिभाषित अनंत हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट पूछा रहे कहा जा रहा है कि यदि एक संख्या से 15 घटाया जाता है तो या -5 हो जाती है, यह कथन एक समीकरण के रूप में बताना है। तो देखिए संख्या क्या है ये हमें ऑलरेडी पता है नहीं, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि एक संख्या आपका x है और इसमें से अगर 15 को घटाया जाता है तो बराबर कितना हो जाता है -5। अब इसको आप लिख सकते हैं, तो इसको अगर हम लोग अगर देखें तो ये आपका किस प्रकार से x - 15 बराबर 5 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे m बटे यहाँ पर आपका 2 दिया गया है और -2 बराबर आपको 6 दिया गया, तो m/2 और इस बार जाकर के ये आपका ऐड हो जाएगा, इधर से माइनस उधर जाकर प्लस 8 हो जाएगा। m बराबर 8 दूना आपका कितना हो जाएगा तो 16। 16 देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन यहाँ पर आपको डी में दिया गया है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए मैथ का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा बिल्कुल यही हूबहू क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, क्योंकि पीछे अगर आप लोग देखेंगे फायरमैन चाहे आपका फॉरेस्टर हो तो जहाँ पर भी आपका 10th के बेसिस आपका क्वेश्चन पूछा जाता है तो हूबहू क्वेश्चन आपके इसी प्रकार से आपका पूछा गया है, और बिल्कुल आपके जो है लेटेस्ट जो भी आपका पैटर्न है उसके ऑलरेडी ये बुक को आपको प्रिपेयर किया गया है। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से क्वेश्चन आपका प्रिपेयर किया गया है जो कि पूछने का आपका लेवल है, ठीक है। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहे कहा जा रहा है कि रोहित ने एक साइकिल 1000 में खरीदा और तथा इसको 1200 में बेचा तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये आपको बार पूछा रहा है। तो आप देखेंगे कि 1000 में कोई व्यक्ति अगर किसी चीज़ को खरीद रहा है और बेच कितना में रहा है 1200 में, तो कितना का लाभ हो रहा है तो 200 का लाभ हो रहा है, तो 200 ऊपर रखेंगे। और जो निकाला जाता है हमेशा आपका लाभ प्रतिशत या आपका जो है फिर आपका हानि प्रतिशत ये हमेशा जो होता है ये आपका क्या होता है तो लाभ बटे आपका क्रयमूल गुना आपका 100 आपका हो जाता है। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा तो 200, और यहाँ पर आपका टोटल अगर सीपी की बात करें तो यहाँ पर आपको कितना दिया गया 1000, तो 1000 आप सभी लोगों को नीचे रखना है और परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 00 से 00 कैंसिल आउट, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली आपका 20% का जो है रोहित को लाभ हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें राइट आंसर भी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जितनी भी क्वेश्चन आपका दिया गया था मैंने कंप्लीटली आपको रिवील करा दिया है और अच्छे तरीके से मैंने उम्मीद के साथ जो आपको रिवील कराया है, कहीं पर भी किसी प्रकार का आपको डाउट नहीं रहा होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट या संशय होता है आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी की। और मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम पर इसका PDF भेज दिया जाता है, तो टेलीग्राम पर देखिए जो आपका मतलब पब्लिक मैंने कर दिया हुआ है मैसेज के लिए, आपको किसी प्रकार का क्वेरी वगैरह है तो आप वहाँ पर जो है कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा आप लोगों को कुछ वहाँ छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि टेलीग्राम को मैंने पब्लिक कर दिया है ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो वहाँ पर आप जो है हमें बता सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।